बोलते हैं वहां पे रूपमती को नर्मदा देवी ने खुद ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे, तब से उसे कहा जाता है रेवा कुंड। फिलहाल में उसके अंदर बरसात का पानी है, लेकिन लोग उसको मानते हैं नर्मदा का पानी। जो बंदा नर्मदा परिक्रमा करता है उसे कंपलसरी मांडू में उसके दर्शन करने आना पड़ता है, नहीं तो उसकी परिक्रमा अधूरा मानते हैं। तो बरसात के 4 महीने में रूपमती को उसके मंडप के ऊपर से मौसम खराब होने के कारण, जस्ट लाइक फॉग होने के कारण नर्मदा के दर्शन नहीं होते थे, तो उस कुंड के दर्शन करती थी, उसकी पूजा अर्चना करती थी और खाना पीना करती थी। तो रेवा मतलब नर्मदा जी का रूप। हिंदुस्तान की 10 नदी पवित्र है, आप भी जानते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावरी, लेकिन नर्मदा सबसे टॉप पर है। बाकी जितनी नदी है वो दक्षिण या पश्चिम की ओर से आती है, लेकिन नर्मदा मात्र ऐसी नदी है ये पूर्व से निकलती है और पश्चिम को जाती है। बाकी सब नदी में नहाना होता है, इनके दर्शन भर से ही काम हो जाता है, आपको नहाने की आवश्यकता भी नहीं है। इनके बारे में इतिहास में तो जिक्र नहीं है, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा है कि शिव जी ने अमरकंटक में हजारों करोड़ों साल तपस्या की थी, तो उनके पसीने की बूंद से नर्मदा जी का रूप बना है। उनकी बेटी के समान है और कुंवारी नदी है, बाकी सब नदी आपस में ज्वाइंट हो जाती है, पर ये सीधा निकलती है वो दरिया में जाती है। तो रेवा मतलब नर्मदा जी का रूप। तो ये इस बिल्डिंग का इतिहास कंप्लीट हुआ। अगर आपको 2 लाइन की कविता सुनना हो, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मैंने आप लोग को समझाया बताया कि रूपमती काफी सुंदर थी, तो बाज बहादुर को जब ऐसा मालूम पड़ता है तो वो उसको देखने जाता है। जहां पर देखने जाता है वहां पर एक शिवजी का मंदिर होता है, उस मंदिर में रूपमती रोजाना पूजा करने जाती थी। तो बाज बहादुर यहाँ से साधु के भेष में उसे देखने जाता है, वो मंदिर के कोने में जाके बैठ जाता है लास्ट में, एंड में, और रूपमती पूजा करने आती है। तो उसके हाथ में थाली होती है, वो थाली के अंदर दीपक होते हैं, हम लोग पूजा करते हैं दीपक होते हैं। तो बाज बहादुर रूपमती को देखकर अपने मन ही मन में ऐसा बोलता है कि थाली में पूजा के दीपक, दीपक है विश्वास के मोती, थाली में पूजा के दीपक है विश्वास के मोती। एक पुजारन मंदिर आई, आकर उसने जोत जलाई, कोने में बैठा बाज बहादुर सोच रहा मन ही मन में कि ये तो है खुद पूजा के काबिल, फिर पूजा करने क्यों आई। यानी कि उतनी सुंदर थी कि लोग उसको देख के पूजा करते थे। मतलब उसका नाम का मीनिंग है रूपमती, रूप की रानी थी वो। तो थाली में पूजा के दीपक है विश्वास के मोती। एक पुजारन मंदिर आई, आकर उसने जोत जलाई, कोने में बैठा बाज बहादुर सोच रहा मन ही मन में ये तो है खुद पूजा के काबिल, फिर पूजा करने क्यों आई। तो ये इस बिल्डिंग का इतिहास कंप्लीट हुआ। और ये जो फूड दिख रहा है सामने आपको ग्रीन वाला, वो देखा टोकरी में रखा हुआ है, आपने जहाजमहल पे भी देखा होगा ग्रीन फ्रूट। लास्ट में देखिए शॉप पे सिक्योरिटी गार्ड के पास दिख रहा आपको टोकरी के अंदर, उसको बोलते हैं मांडूगढ़ का छोटू, उसको बोलते हैं मांडूगढ़ का इमली। गुजराती में बोलते हैं मांडूगढ़ ने आमली केवाय, और कुछ लोग बोलते हैं गोरस आमली से। उसकी खासियत है कि वर्ल्ड में 3 जगह पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में 3 जगह होता है, एक तो साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और मांडू। आप लोगों ने काफी बार डिस्कवरी चैनल पे टीवी में देखा होगा कि अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के आदिवासी, वहाँ के ट्राइबल पेड़ के तने में रहते हैं, वो उसी का तना होता है, और वहाँ पर इस पेड़ को बोलते हैं बाओबाओ ट्री, लाइक बाओबाओ फ्रूट। और मांडू बोलते हैं खुरसानी इमली। अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है खुरसान, वहां से इसको लाया गया था। और पहले के टाइम में इसका यूज ये था कि युद्ध के दौरान, यानी कि फाइट के अंदर कभी सोल्जर को प्यास लगा तो उसको खाने से उस समय की प्यास कम हो जाती थी। उसे स्पेशल 1435 के अंदर 1435 एडी में महमूद शाह खिलजी ने अफगानिस्तान से बुलाया था। तो अफगानिस्तान में होता है, अफ्रीका में होता है, मांडू में होता है। तो मांडू की 2 चीजें फेमस, इमली तो आपने देखा, दूसरा स्पेशली इंदौरी पान, मिट्टू पान विदाउट सुपारी, और इत्तेफाक से मेरे ही दुकान है। मैं तो मेरा मतलब मेरे भांजे का दुकान है, तो उसे मैं ही कह सकता हूँ। तो चौराहे पे राम मंदिर के दर्शन करेंगे, उस सामने ही विजासन पान सेंटर है, 30 का पान 20 में मिलता है आप लोग के लिए। मेरे साथ घूम रहे इसलिए, तो जिसको खाना हो वो खा सकता है, 1-2 दिन खराब नहीं होता है, घर भी ले जाना हो तो नो प्रॉब्लम। पर पान का भी सॉल्टेज चल रहा है, बिकता बहुत है। अब वो कितना पॉसिबल हो जाता है देख लीजिएगा आप लोग, आपको चाहिए तो खा के जाइएगा, स्पेशल है मांडू का। तो जो पुजारी बाबा थे उन्होंने डर के मारे कि मुगल साम्राज्य आने वाला है, उस मूर्ति को बेसमेंट में छुपा दिया कोयले के अंदर। तो 700 साल के बाद महाराष्ट्र में एक सिटी पुणे, वहाँ पे एक महात्मा जी होते हैं जिनका नाम होता है रघुनाथ जी महाराज। उनको कई बार सपना आता है कि मांडू में एक बेसमेंट, एक घोड़ा है जिसके नीचे राम जी के साथ कई मूर्ति विराजमान है। तो महात्मा जी को काफी बार सपना आने पर वो पुणे से मांडू आते हैं। मांडू आके देखते हैं उस समय काला बुखार चलता है या पब्लिक ही नहीं होता, पूरा खाली होता है। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि धार में रानियां रहती है, तो उनके पास जाते हैं, उनको सपना सुनाते हैं। तो मुझे सपना है कि मांडू में एक बेसमेंट है जिसके नीचे राम जी के साथ कई मूर्ति विराजमान है। महाराज जी नॉर्मल नहीं थे, स्पेशल महाराज थे। तो रानी लोग को सैनिक देती है, तो सैनिक के पर्टिकुलर खोज करने पर वो जगह मिलती है, रास्ता मिलता है, नीचे जाकर देखते हैं राम जी की मूर्ति रहती है। अद्भुत मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। तो रानी को बाहर से मांडू बुलाते हैं। उन्हें जब मूर्ति को दर्शन होते हैं तो सोचते हैं यहाँ पॉपुलेशन तो है नहीं, क्यों ना मैं इस मूर्ति की स्थापना अपने घर में राजवाड़ा में कर दूँ। तो हाथी के ऊपर मूर्ति को रोकते हैं, हाथी 2 कदम चलता बैठ जाता है। रानी को समझ में आता है इतना बड़ा हाथी है, 5
मतलब 45 किलो का वेट है, उठा क्यों नहीं पा रहा है। ऐसा करके रानी ने 1 दिन में 5 हाथी बुला, लेकिन कोई भी हाथी गेट क्रॉस नहीं कर पाया। कि महात्मा जी ने समझाया कि रानी साहिबा मूर्ति चमत्कारी है, मांडू छोड़ के जाना नहीं चाहती है। तो अगले दिन रानी साहिबा ने उसकी स्थापना की। 4 लोग आए थे, 4 साल 15,000 का बात हो गया। तो अद्भुत मूर्ति है। कई पॉलिटिशियन, कई VIPs मांडू में दर्शन करने के लिए आते हैं, और एक बार जो दर्शन करता है वो बार बार आता मांडू। ये खासियत। आप लोग गुजराती बोलते हैं चूने का घंटी। उस जमाने में सीमेंट नहीं था, आप लोग जानते हैं। उसमें चूना, ईट, रेत, गुड़, गोंद, उड़द का दाल, बिल्ला, कत्था, ताड़ी, भिंडी, ये सब मिलाकर जो चिकनी चीज़ होती थी, उसका जो मसाला पेस्ट जो बनता था, उससे बिल्डिंग को बनाते थे। तो करते थे और आज भी करते हैं, पर आज इतने सारे आइटम नहीं डालते हैं। अभी ईट, रेत और चूना, उसका जो पेस्ट बनेगा, वो पेस्ट ट्रक से पहुँचा कर जहाँ भी काम चलता है ASI का, वहाँ ये पहुँच जाता है। तो ये सामने का जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये गवर्नमेंट ने 5-10 साल पहले बनाया है। उससे बिल्डिंग पुराना भी लगता है, मजबूत काफ़ी रहता है। तो ये चूने का चक्की है। शोले पिक्चर देखी आपने, देखी ना, तो उसमें बोलते चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, तो ये चक्की होती है। एंट्रेंस है, अभी गवर्नमेंट ने बंद किया है। वो सामने सनलाइट के लिए वेंटिलेशन, सामने पानी का चैनल दिख रहा है। आज भी ग्राउंड का पानी आता है, इसमें जमा होता है। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग जो गवर्नमेंट समझा रही है, वो हजारों साल पहले हो चुका है। दूर में जो बिल्डिंग दिख रहा है सामने आपको, उस बिल्डिंग का नाम है गदा शाह की दुकान। वो आगे वाला, ये नहीं, 2 दीवार दिख रही है आपको आगे। तो गदा शाह बोले तो उस जमाने का, इस एरिया का नगर सेठ, नगर से समझते हैं आप लोग, उस जमाने का धीरूभाई अंबानी था। और इतना रिच पर्सन था कि समय आने पर राजा को फाइनेंस करता था। तो राजा ने स्पेशली उसको रहने का जगह दिया। तो सामने जो दीवार वाला आपको एरिया दिख रहा है, सीढ़ी वाला, ये उसका पैलेस था, वो उसका शॉपिंग मॉल था। तो आज भी मांडू में किसी व्यापारी और ग्राहक का विवाद होता है, तो ग्राहक क्या बोलता है, तू गदाशाह है क्या? हम बोलते हैं ना, तो धीरूभाई अंबानी है। तो उसका उदाहरण आज भी चलता है। ये उस जमाने का धीरूभाई अंबानी का शॉपिंग मॉल वो दिख रहा है, पैलेस गिर चुका है। आगड़ा भी जाओ, टूट गया है। हाँ, टूट चुका है। बिल्डिंग का नाम है शाही महल, और शाही का मतलब होता है रॉयल। इतिहास ये बताता है मांडू के बारे में कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग शासनकाल में राज हुआ था। परमार, सुल्तान, मुगल और पवार, इन सबका अपने अपने टाइम में रहने का महल ये बिल्डिंग था। इसकी जो हाइट देखिए आप लोग, लगभग 30 फीट से प्लस है। नॉर्मल मकान 10 फीट का होता है। तो उसको देखकर मालूम होता है कि 3 मंजिला ऊपर था और 2 मंजिल नीचे था। तो ये रहने का पैलेस था पर्टिकुलर। ये किसी इतिहासकार को नहीं मालूम था कि किसका रूम कहाँ था। ये जो एरिया है, ये पैलेस बताया गया है। और पर्टिकुलर बेडरूम नहीं मालूम है किसी को, पैलेस था ये, रॉयल पैलेस। मंदिर जाते हैं, सभी मंदिर जाते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान को। भगवान को आपने देखा है? नहीं। तो फिर किसकी पूजा करते हैं? अभी सही बोला कि हम लोग जाकर मूर्ति की पूजा करते हैं। आज से हजारों साल पहले जब ये मूर्तियां नहीं थी, तो हमारे पूर्वज किसकी पूजा करते थे? माँ बाप की। नहीं, सूर्य, पानी, पंचतत्व, पंचतत्व, प्रकृति। आज से 1000 साल पहले प्रकृति हमारे पूर्वज दीपक या सूर्य की पूजा करते थे। उसके बाद शिल्पकार यानी कि आर्टिस्ट ने मूर्ति बनाई, उसकी स्थापना मंदिर में हुई, हम लोग पूजने लगे, वो भगवान हो गया। फिर हम ही लोगों ने उनके अलग अलग नाम भी रख दिए। किसी को पसंद भोलेनाथ तो भोलेनाथ हो गया, कोई राम जी हो गया, कृष्ण भगवान हो गया, माता जी हो गई। तो एक शिल्पकार जो समझते हैं आप लोग, मूर्ति बनाता है, उसके मन में अचानक विचार आता है, वो भगवान के मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद शिल्पकार मूर्ति के सामने खड़ा होता है और शिल्पकार भगवान से पूछता है, ये बोलता है, हे भगवान तू मिट्टी का बुत बनाता है, यानी कि इंसान जो है वो भगवान का बनाया मिट्टी का बुत है। तो शिल्पकार क्या बोल रहा है कि हे भगवान तू मिट्टी का बुत बनाता है, मैं पत्थर का बुत बनाता हूँ। तू मेरा बुत बनाता है, मैं तेरा बुत बनाता हूँ। लेकिन फर्क दोनों में से भी इतना है, फर्क दोनों में से भी इतना है, तेरे बनाए बुत के सामने लोग झुकते नहीं है और मेरे बुत के सामने झुक जाता है, झुकते चले जाता है। तो आपको समझना है कि इंसान महान है या भगवान महान है, क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया, उसके सामने कोई नहीं झुक रहा है। उसी इंसान ने पत्थर की मूर्ति बनाकर स्थापना मंदिर में कर दी, अगले दिन उसको भी जाके झुकना पड़ा। लास्ट पॉइंट, जहाज महल की छत है। अब जो चलने में किसी को दिक्कत नहीं हो, तो सामने से स्विमिंग पूल के आगे से रास्ता ऊपर जाके सामने उतरना है। जिसको चलने में समस्या हो, ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे का व्यू एक जैसे ही है। अगर मानसून टाइम होता, चौमासा टाइम होता, तो मैं खुद भी आपके साथ जाके आपको जहाज महल दिखाता। अभी चढ़ना उतरना है। और सामने जो जाली वाला गेट दिख रहा है, उस बिल्डिंग का नाम है तबेली महल। और तबेली से मतलब होता है तबेला, घोड़ों को बांधने का अस्तबल। 1952-53 में जब नेहरू जी मांडू आए थे और मांडू में होटलें नहीं थी, तो बिल्डिंग को तत्काल मॉडिफाई करके इसे गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया। तो तब से आज तक ये गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। और बीच में जो जालियाँ दिख रही है, अभी गवर्नमेंट ने म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, जो मांडू में से खंडित मूर्तियाँ, स्टेचू, कॉइन मिला है, वो सब जमा किया है।
तो जिसको ऊपर जाना हो फटाफट चढ़ के 5 मिनट में सामने से आइए, और जिसको नहीं जाना हो इधर सड़क से म्यूजियम देख के बाहर 15 मिनट है आपके पास। देखिए साहब 15 मिनट आपके पास है, 15 मिनट या तो एक जगह। आप लोग गुजराती में बोलते हैं चूने का घंटी। उस जमाने में सीमेंट नहीं था, आप लोग जानते हैं। उसमें चूना, ईंट, रेत, गुड़, गोंद, उड़द का दाल, बिल्ला, कत्था, ताड़ी, भिंडी, ये सब मिलाकर जो चिकनी चीजें होती थी, उसका जो मसाला पेस्ट बनता था, उससे बिल्डिंग को बनाते थे। तो करते थे और आज भी करते हैं, पर आज इतने सारे आइटम नहीं डालते हैं। अभी ईंट, रेत और चूना, उसका जो पेस्ट बनेगा वो पेस्ट ट्रक से पहुंचा कर जहाँ भी काम चलता है एएसआई का, वहाँ पहुंच जाता है। तो ये सामने का जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये गवर्नमेंट ने 5-10 साल पहले बनाया। उससे बिल्डिंग पुराना भी लगता है, मजबूत काफी रहता है। तो ये चूने का चक्की है। शोले पिक्चर देखिए आपने, देखिए ना, तो उसमें बोलते हैं चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, तो ये चक्की होती है। ओपन छती बनाया था, बरसात में बारिश का डर होता था, और लकड़ी का मचान बनाकर उसको पत्तों से ढककर इमरजेंसी यहाँ पर से पैक करते थे, वरना ओपन छती। 2 साइड दिख रही है आपको राजा मिनिस्टर के बैठने के लिए, इसका रास्ता साइड से उधर है, यहाँ से इधर का, उधर से उधर का। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उस जमाने का स्पेशल मीटिंग हॉल ऑडिटोरियम। ये मांडू की ऐसी जगह है, यहाँ पर स्पेशल फोटो आता है, जिसके अंदर आप तो आएंगे, ये पूरी आर्चेस, ये दोनों विंडो भी आएगी और ये गेट भी आएगा। तो आपको क्या करना है, सैमसंग का मोबाइल मुझे लेना है और आपको राउंड में खड़ा होना है। देखिए आप फोटो गुजराती सीख गया तो फिर बस आप लोग के इधर बड़ौदा में आके बहन का शादी किया, बड़ौदा में, बड़ोदरा रहने वाले रणु पात्रा के हैं। तो साल में 1-2 बार जाना आना रहता है, थोड़ा बहुत वर्ड पकड़ के आ जाता हूँ मैं, उसको सीखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। अंदर नासिरुद्दीन खिलजी का बेटा और अलाउद्दीन खिलजी का वंशज गयासुद्दीन खिलजी मांडू में राजा था, और उसके हरम में उसकी 1500 रानियां थी। तो 1500 बेगम में वो 2 टाइप की बेगम को पसंद नहीं करता था। पहली जो मोटी किस्म की, लाइक फैट किस्म की, और सेकंड ग्रे है, सफेद बाल की बेगम। तो जो सफेद बाल की बेगम थी, उनके बाल काले करने की ये तालाब का यूज करते थे सामने। इसमें डालते थे कुछ कपूर, कपूर यानी कि कैम्फर, हम लोग पूजा करते कपूर होता है, तो कुछ कपूर, कुछ जड़ी बूटी और कुछ सेंट मिलाकर रानियां इसमें नहाती थी, तो उनके सफेद से काले बाल हो जाते थे। तो हेयर डाई का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, पहले जड़ी बूटी से था, फिलहाल में गोदरेज का बहुत सी कंपनियां निकल गई है, पर आजकल इसमें उल्टा होता है। जो भी इसमें नहाता है, जितने काले बच्चे हैं सफेद हो जाते हैं। सब ये जो स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है, ये जो स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है, इसका जो डिजाइन है, ये लुक लाइक कछुआ, पानी में होता है टोटोइज। ये टोटोइज शेप का स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये उसका सामने का आगे वाला, बैक साइड सामने दिख रहा है आपको, राइट साइड में उसके पांव हाथ है। सामने का जो स्ट्रक्चर नया दिख रहा है, ये गवर्नमेंट ने अभी बनाया। पहले वहां पर रानियों के चेंजिंग रूम होते थे। तो ये जो वॉक करके आए आप लोग, ये लेडीज के रहने का डिपार्टमेंट था, 19 से कनेक्ट ये स्विमिंग पूल था। साइड पे एक बाउडी है, बाउडी का नाम है कटोरा बाउडी, गोलाकार का बना हुआ है। बरसात का छत का पानी या तो ऊपर का या ग्राउंड का जितना पानी होता था वो उसमें कलेक्ट करते थे, तो बाद में उसी पानी को यूज में लेते थे। तो कुल मिला के मैंने आपको जो बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो मांडू की हर एक बिल्डिंग में कंपलसरी है। और वैसे भी कछुआ या लोटस हिंदू साइन है, लक्ष्मी माता का होता है, तो ये हिंदू आर्किटेक्ट देखिए। इंडोला बता अभी जो 25 स्टार्ट करूँ एम। इंडोला जो इतिहास ये बताता है कि मांडू जब 9 लाख का शहर था, 9 लाख की इस किले की आबादी थी, तो मांडू में जितने बिल्डिंग ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी था, जिसको आप बोलते हैं भोयरा बेसमेंट। आज ये कंडीशन है, मांडू में किसी बंदे को अपना खुद का मकान बनाना हो तो सबसे पहले क्या करता है आदमी, पाया खुदवाता है। तो पाया खुदवाने पर कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड मिल जाता है, क्योंकि 9 लाख की आबादी होना यानी बहुत बड़ा शहर होना, तो मांडू जितना ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी है। तो आप जहाँ खड़े हैं इसके नीचे भोयरा है, उसका एंट्रेंस वहाँ से, और सनलाइट की वेंटिलेशन यहाँ से। अभी नीचे चामा चिड़िया बहुत से स्मेल आता है, अंधेरा है, इसलिए गवर्नमेंट ने जहाँ भी डेंजर है, गंदगी है, वहाँ बंद कर दिया है। और सामने जो बिल्डिंग हम लोग खड़े हैं, इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला पैलेस, जस्ट लाइक हिंडोला महल। तो हमारी मालवी भाषा में, गुजराती मराठी में हिंडोलो को झूला कहते हैं। और इस बिल्डिंग के जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है, जस्ट लाइक स्लोपिंग वॉल। आप यहाँ से नहीं कहीं से भी घूम के देख लीजिए तो लुक लाइक स्विंगिंग, इसलिए इसे बोलते हैं झूला महल। वैसे इस बिल्डिंग का सुल्तानों के समय यूज ये था ऑडियंस हॉल, लाइक अ मीटिंग हॉल। आपने दिल्ली आगरा में देखा होगा दीवाने आम दीवाने खास। तो दीवाने आम का मतलब ये होता है कि आम जनता और राजा अपनी पब्लिक की सुनवाई करता है। और दीवाने खास का मीनिंग ये होता है कि रॉयल फैमिली, मंत्रीगण और कुछ वीआईपी, तो दीवाने खास था, उसको बाद में हिंडोला पैलेस का नाम दे दिया। और बिल्डिंग की एक खासियत है कि विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग का पाया न थी, इसलिए इसका बेस बहुत मोटा है, स्लोप वॉल हो गया है। बिल्डिंग का पाया न थी इसलिए इसका बेस बहुत चौड़ा, नीचे से देखिए आप ऊपर जाके स्लोप में हो गया। तो विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग, इंग्लिश का जो टी आता है
वो टी शेप का बिल्डिंग का डिजाइन, आधा हिस्सा इधर और वैसे आधा हिस्सा उधर, स्टेट बिल्डिंग। तो ऊपर से देखने पे लगता है लुक लाइक टी। पत्थर जितना दिख रहा है आपको, पत्थर यहाँ का नहीं, राजस्थान का है। राजस्थान में एक ढोलपुर सिटी का नाम है, उसे कहा जाता है ढोलपुर स्टोन, सैंडस्टोन। राजस्थान से ला के लगाया गया था। और आप मांडू की बात करें प्रॉपर, तो 4 पत्थरों का यूज़ किया है, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट और उर्दिया पत्थर है, सामने दिख रहा है। ये मांडू के आसपास के पहाड़ों में पाया जाता है। ये राजस्थान का ढोलपुर स्टोन, मकराना का मार्बल और ग्रेनाइट। तो अधिकतर मांडू के जो बिल्डिंग बने 90% वो सैंडस्टोन के बने, कुछ मार्बल। ये 10th सेंचुरी कहानियों के हिसाब से या किंवदंती के हिसाब से इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये राजपूतों की कुलदेवी का मंदिर था। उसको बाद में गयासुद्दीन खिलजी ने मॉडिफाई करके इसे हिंडोला पैलेस का नाम दिया है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग मांडू में परमार थे, परमार के बाद सुल्तान आए, सुल्तान के बाद मुगल आए, मुगल के बाद मराठा आए। सभी रूलर्स ने अपने अपने टाइम में बिल्डिंग को चेंज किया है, लाइक मॉडिफाई। यहाँ सामने से एक फोटो निकालना आपका, आपकी मेमोरी के लिए कि आपने क्या घूमा। तो सामने आ जाइए, ग्रुप फोटो खड़े, ये नहीं आगे वाला। वर्तमान में इस बिल्डिंग का नाम है इको पॉइंट। और इको पॉइंट का सही मतलब होता है प्रतिध्वनि बिंदु। हम लोग आवाज लगाते हैं, आवाज रिफ्लेक्ट होती वापस आती है। आप गुजराती में बोलते हैं पड़गा पड़े। और पहला इस बिल्डिंग का नाम था दाई माँ का महल। दाई बोले तो दाइन, जस्ट लाइक नर्स आया, मिडवाइफ, जो डिलीवरी टाइम पीरियड में होती है। तो मांडू में किसी लेडीज को शाही महल के अंदर बच्चा होता था, तो यहाँ से सोल्जर मैसेज करता था, दाई को आवाज देता था। तो उस जमाने का आप टेलीफोन मान लीजिए। और इको पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग जितना लंबा शब्द बोलेंगे, जितना कोई वर्ड लंबा खींचेंगे, उसका आखिरी वाला वर्ड यानी कि लास्ट वर्ड एकदम स्पष्ट आता है। लास्ट वाले से पहला रुक जाता है और आखिरी वाला क्लियर आता है। 1952-53 में नेहरू जी जब मांडू घूमने आते हैं, उनके साथ में शेख अब्दुल्ला साहब, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब होते हैं। तो उस समय भी कश्मीर का मुद्दा चलता है। तो नेहरू जी को जब मालूम पड़ता है कि इको पॉइंट पे छल्लू वर्ड आता है, तो यहाँ से बोलते हैं कि दाई माँ काश्मीर पाकिस्तान का, भारत का। काश्मीर पाकिस्तान का, भारत का, तो आखिरी वर्ड आता है भारत का। स्कूल के बच्चे आते हैं, लाइक स्कूल ट्रिप, जैसे आप लोग का ग्रुप आया है 30-40 लोग हैं, वैसे बच्चे लोग का 50 लोग का ग्रुप आता है। तो बच्चे लोग अपना यहाँ से रिजल्ट पूछते हैं कि हम फेल होंगे या पास, तो आएगा पास, अकल से या नकल से आएगा नकल से। जितना लंबा बोलेंगे आप, आखिरी वाला वर्ड सुनाई देगा। और वैसे इंडिया का, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इको साउथ में होता है, गोलकुंडा बीजापुर। अभी आपने से किसी ने बीजापुर बराबर, गोलकुंडा फोर्ट में एक बार बोलेंगे 7 बार इको होता है, यहाँ पर 1 या 2 बार होता है। और इको पॉइंट का साइंटिफिक रीजन ये है, ये दूरी से होता है, लाइक रेंज। इसका कम से कम 56 मीटर का दूरी या मैक्सिमम 360 मीटर का दूरी होने पर उसके बीच में एक मकान, बिल्डिंग या खाई होता है, या उसमें आवाज़ जाने का रास्ता एक होता है। तो आवाज़ जाती, रिफ्लेक्ट होती, वापस आती है। हम लोग कई बार देखते हैं, हमारा जब मकान बनता है, लाइक बंगला, वो खाली रहता है, उसमें आवाज़ गूंजता है। जिस दिन आपने रहना चालू किया, सामान जमाया, उस दिन आवाज़ बंद। वैसे ही गर्मी के दिनों में, समर टाइम में, जब वाव का पानी डाउन जाता है, बाउडी का पानी नीचे जाता है, आप उसके अंदर बोलेंगे आवाज़ रिफ्लेक्ट होगा। कई बार पैदल चलते हम लोग, सामने कोई दीवार होती है या खाली जगह होती है, तो वहाँ पर इको हो जाता है। तो इको यानी कि दूरी से। तो बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको, ये पूरा खाली है, इसके पीछे खाई है, पहले साइड पे पानी का डैम दिख रहा है सामने आपको। तो आवाज़ जाके टकरा के वापस आती थी। तो इमरजेंसी केसेस के लिए राजा ने स्पेशल दाई को बिल्डिंग बना के दिया था। वो दाई मतलब कि रॉयल फैमिली का हिस्सा, बच्चों को पालना, दूध पिलाना, ये पहले दाई के काम थे। अगर आपने अकबर नामक पढ़ा हो, अकबर का इतिहास पढ़ा हो, तो अकबर की एक दाई थी महामंगा, उसके ऊपर काफ़ी टीवी सीरियल भी बने हैं। तो महामंगा जैसी दाई हर टाइम पीरियड में हुई है। और राजा महाराजा दाई का इतना सम्मान करते थे कि दाई ने कुछ बोला है तो करना ही होता था। तो ये दाई माँ का मल था। पड़गा कैसे पड़ता है सुनिए आप लोग। हेलो, एक बार सुनाई दे रहा है आपको, अब आपको 2 बार सुनना हो, 2 टाइम, तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इस गुम्बज पर। 2 बार को होगा। हेलो हेलो। अब आखिरी वाला शब्द, लास्ट वाला वर्ड कैसा आता है ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा गाड़ी निकल जाए, क्राउड रहेगा, बातचीत करेंगे, आवाज नहीं आएगी। आप शांत रहेंगे तो आवाज स्पष्ट आएगी। वहां देखिए सामने आप, काश्मीर पाकिस्तान का, भारत का। भारत का सुनाई दिया, दोनों साइड से मोटरसाइकिल आएगी, फिर से मैं ट्राई करूंगा। क्राउड नहीं, वाइट होगा तो ही आवाज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वाइट ना हो, वाइट। काश्मीर पाकिस्तान का, भारत का। काश्मीर पाकिस्तान का, भारत का।
भारत का। अगर आप लोग को सबको साथ में बोलना हो तो मैं बोलता हूँ भारत माता की, आपको क्या बोलना है? वैसे भी गुजराती आवाज बहुत तेज है आपका, तो आपको जय बोलना है, एक साथ में बोलना है, लय में बोलना है। ऐसा नहीं कि दो लोग अलग बोल रहे हैं, दो लंबा खींच रहे हैं। जय देन क्वाइट, एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, चलो इसे कहा जाता है हमाम। और हमाम जो शब्द होता है वो अरबी या फारसी में हमाम को बोलते हैं बाथरूम में। तो उस जमाने के अंदर किसी भी सुल्तान को, एक सेकंड दिनेश, तो कुल मिला के सब हम लोग जहाँ पर खड़े इसे कहा जाता है हमाम। तो हमाम जो शब्द होता है वो अरबी या फारसी में हमाम को बोलते हैं बाथरूम। तो उस जमाने के अंदर किसी भी सुल्तान को, बेगम को, बच्चों को ठंडे गर्म पानी में नहाना होता था तो उस बाथरूम का यूज करते थे। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि दो कमरे हैं, एक में ठंडा पानी जाता था, में गर्म पानी जाता था। पानी पहुंचाने के लिए आमने सामने पानी की नालियां, चैनल, दो नालियां, किसी में गर्म पानी, किसी में ठंडा पानी। पानी को स्टोरेज करने के लिए ये पानी की टंकी है आमने सामने, और पानी का आउटलेट साइड से था, कोने में से। तो ये तो नॉर्मल सा बाथरूम जो आपने हर जगह देखा होगा, पर इसे बोलते हैं स्टीम बाथ, सोना बाथ, जो आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में चलता है, जिम में चलता है, स्पा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टीम बाथ हम लोग आज यूज कर रहे हैं, आज से 550 साल पहले भी स्टीम बाथ था। वो किस तरीके से यूज करते थे वो ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ से आग जलाते थे, फायर, लकड़ी जलाते थे, या पानी का कॉपर का बर्तन होता था। पानी से जो भाप बनती है वो भाप इन छेदों के माध्यम से ऊपर जाती है, और ये जो बारी बारी होस दिख रहे हैं आपको सामने, देखिए ध्यान से, इनमें स्टीम बनकर निकलता था। ये स्टीम बाथ के छेद रखे हैं, पहले सामने से रंगीन टाइल्सें थी, निकल चुकी है। ये 15वीं शताब्दी के अंदर का बना हुआ है, तुर्किस्तान से तुर्किश बात का मीनिंग आया था, उसके पहले नहीं था। तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सोना बाथ, स्टीम बाथ। अब बच्चे शावर, तो बरसात के दिनों में जब जब बारिश होती है तो शावर चालू हो जाते हैं, तो ये सब बंद है, ये आज भी चलता है। अगर आप लोग चौमासा टाइम में अगस्त के महीने में आ गए और तेज बारिश हुई तो शावर आज भी खुला रहेगा, तो बाकी सब बंद हो गया, ये आज भी चलता है। और आपने बचपन से एक मुहावरा सुना होगा कि दिन में चांद तारे नहीं दिखते हैं, पर आप जहाँ खड़े हैं या दिन में चांद तारे भी देख सकते हैं। तो अगली बार कोई चांद तारे की बात करे तो उसको मेरे पास मांडू भेज देना, मैं दिन में चांद तारे दिखा दूंगा। तो आपने देखे उनको दिखाऊंगा। और मांडू का बेस्ट फोटो इसी जगह आता है, और चांद तारे आपके साथ भी जाएंगे, अपने अपने फैमिली के साथ 6-6 लोग का ग्रुप बना लीजिए। आपके जो सेटिंग में 4, 5, 6 उनका, बाकी सब बाहर निकल जाइए, तो मैं एक एक करके फोटो निकाल देता हूँ स्पेशल वाला, बाकी सब बाहर। हम लोग जिस पैलेस के सामने खड़े हैं, अभी इस बिल्डिंग का नाम है रूपमती का मंडप। और मंडप का मतलब होता है पेविलियन। रूपमती यहाँ पर रहती नहीं थी, इस बिल्डिंग का यूज करती थी। यहाँ से रूपमती रोजाना सुबह 6 या 7 के बीच में जब सूर्य उगता है तब नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी, इसलिए इस बिल्डिंग को कहा जाता है रूपमती का मंडप। लेकिन ये बिल्डिंग बेसिकली राजा भोज के समय एक सैनिक छावनी रहा, जिसे बोलते हैं हम लोग आर्मी चेक पोस्ट। उस बिल्डिंग का जो सेकंड स्टोरी दिख रहा है, पहला और दूसरा आदि आर्चर्स दिख रही है आप लोग को, वहां पर सैनिक लोग सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, और उसके नीचे अस्तबल था। अस्तबल का मतलब होता है घोड़ों को बांधने का तबेला। तो रूपमती का जो किस्सा था, लाइक रूपमती का जो टाइम पीरियड था वो मुगल शासन काल का था। उस समय राजा अकबर था। अकबर दिल्ली में सम्राट था, और उसने हर जगह अपने कमांडर भेजकर पब्लिक से टैक्स वसूल चालू किया, लगान वसूल करना और दिल्ली तक पहुंचाना, ये कमांडर का काम था। तो बाज बहादुर अकबर का सूबेदार था, लाइक कमांडर। और रूपमती के बारे में कहा जाता है, रूपमती जो थी वो छोटे से गांव की विलेज की रहने वाली थी, और उसके पिता उसी गांव के जमींदार थे। वो राजा महाराजा बादशाह नहीं थे, जमींदार। और रूपमती का एक संगीत प्रेमी होता है जिसका नाम था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो था, ही इज अ मुगल कमांडर, लाइक अकबर का सूबेदार, वो मुस्लिम था। तो रूपमती बाज बहादुर का जो संबंध, जो रिलेशन इतिहास के अंदर बताया गया है, वो संगीत से रहा। संगीत प्रेमी थे और संगीत प्रेमी रहे। रूपमती की चर्चा में कहा जाता है कि रूपमती इतनी सुंदर थी कि जब वो पान खाती थी, पान समझते ना, पान का पीक उसके गले में कंठ में दिखता था। आपने शायद महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी या चित्तौड़ में पद्मावती का नाम तो सुना होगा। ये बड़ी सुंदर रानियां थी, उनमें से मांडू की रूपमती एक थी। बताते रूपमती एक राग गाती थी, उसको बोलते हैं मेघ मल्हार। मेघ मल्हार ऐसा राग होता है जिसके गाने से समर टाइम में बारिश चालू हो जाती है। वो रूपमती राग गाना जानती थी। और बाज बहादुर दीपक राग गाता था, जिसके गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते थे। और तानसेन जो था वो संगीत का सम्राट था। वो रबाब, भैरवी, मेघ मल्हार, दीपक राग, सारंगी राग, ये जितने भी राग हुए हैं इन सब में पूर्ण था, और अकबर के नौरत्न में से एक था। और ये दोनों एक एक राग गाते थे। आप लोगों ने शायद नर्मदा जी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि नर्मदा ऐसी नदी है
जिसे कुंवारी कहा जाता है, उसका किसी नदी में संगम नहीं होता है, अमरकंटक से निकलता है और गुजरात में भरूच के आगे समुद्र में जाके मिल जाता है। तो वैसे रूपमती कुंवारी थी, वैसे रूपमती कुंवारी थी और नर्मदा जी की भक्तन थी। जैसे आदमी भगवान का भक्त होता है, वैसे रूपमती नर्मदा देवी की भक्तन थी। उसने बचपन से ये प्रण किया था कि जब तक मैं नर्मदा के दर्शन पूजा अर्चना नहीं करूंगी तब तक खाना पीना कुछ नहीं करूंगी। इसलिए रूपमती के लिए स्पेशल बाज बहादुर ने 48 घंटे में 2 गुम्बज बनाए थे, 2 डेज के अंदर, 2 दिवस के अंदर। ये पहला गुम्बज संगीत के रियाज करने के लिए, लाइक म्यूजिक की प्रैक्टिस, और सेकंड गुम्बज से रूपमती नर्मदा को दिखती थी। तो सुबह 6 या 7 के बीच में जब सनराइज होता है, यानी कि सूर्य उगता है, तो सूर्य की चमक के साथ, उसके रिफ्लेक्शन के साथ एक सफेद लकीर नर्मदा की दिखाई देती है। 28 किलोमीटर यहाँ से दूर है। आज आपने देखा महेश्वर जो है वो अहिल्या माता का किला है, होलकर डायनेस्टी का, 17वीं शताब्दी के आसपास का। उस किले के पीछे जो नर्मदा जी का घाट है वो यहाँ से दिखाई देता है। ऐसा बहुत बड़ा तालाब नहीं दिखता है, जस्ट लाइक सिल्वर लाइन। 28 किलोमीटर समझते हैं आप लोग। तो नर्मदा को देखना हो तो नाइट स्टे मांडू में करके सुबह जल्दी आना पड़ेगा आपको, या फिर चौमासा टाइम में, अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उस समय नर्मदा जी पूर्व पे चलती है। पूर्व समझते हैं आप लोग, जस्ट लाइक बाढ़, तो बाढ़ आ जाती है उस समय दिखाई देती है। अभी तो देख पाना मुश्किल है। आज से 30-40 साल पहले बारिश काफी होता था, जगह जगह डैम नहीं थे, तो नर्मदा कभी भी दिखता था। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी ये बताते हैं कि आज से 30-40 साल पहले कंडीशन थी कि नर्मदा को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जब जाओ जब दिख जाती थी। अभी इस कंडीशन में आपको नाइट स्टे करके मांडू सुबह जल्दी आना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग सनराइज के समय, तब आपको नर्मदा के दर्शन होंगे। शायद आपकी जानकारी में हो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश 2 भागों में डिवाइड है, एक तो मालवे का पठार और दूसरा निमाड़ की वैली। तो यहाँ के बाद जो खाई दिखती है उसे बोलते हैं निमाड़ वैली। इसके अंदर महेश्वर, ओकारेश्वर, धामनोद, खरगोन, खंडवा, बरानपुर, सेंधवा, ये सब एरिया निमाड़ी कहलाता है। और मालवे का जो पठार है, मांडू, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, भोपाल, सांची, विदिशा, ये सब मालवा कहलाता है। तो इधर मालवा और इस साइड निमाड़। और यहाँ पर जो पर्वत का रेंज जैसे बोलते हैं विंध्याचल, जो हमारे राष्ट्रगान में होता है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उसी विंध्याचल की रेंज के अंदर मांडू किला बसा हुआ है। ये अमरकंटक से स्टार्ट होता है, जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, और यहाँ तक इसका रेंज है। आप महाराष्ट्र जाएंगे आपको सतपुड़ा, सैयदरी मिलेगा। वैसे राजस्थान में अरावली पर्वत है, वो मांडू के आसपास विंध्याचल है। तो विंध्याचल की रेंज के अंदर मांडू किला बसा हुआ है। तो 1555 से लेकर 1565 यानी कि 10 साल रूपमती बाज बहादुर का संगीत प्रेमी का किस्सा चलता है। उसके बाद बाज बहादुर एक फाइट में, एक युद्ध में मारा जाता है। हमारे एमपी में एक शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक छोटा सा विलेज टाउन है सारंगपुर। एक सारंगपुर आपके गुजरात में भी, अहमदाबाद के अंदर हनुमान जी वाला, जैसे हमारे एमपी में भी है। तो वहां पर उसकी फाइट होती है। और फाइट किससे होती है? अकबर का कजिन भाई, जिसका नाम था आदम का कोका, आदम का कोका। तो बाज बहादुर पहले अकबर का 7 साल कमांडर रहा। कमांडर समझते हैं आप लोग, सैनिक का हेड। उसके बाद बाज बहादुर ने अपने आप को अकबर से बगावत करके मांडू और मालवे का स्वतंत्र राजा नियुक्त किया। फिर अकबर को यह वाक्य मालूम पड़ा कि मेरे सूबेदार ने मुझसे बगावत करके अपने आप को मालवे का राजा घोषित कर लिया है। तो अकबर ने उसके कजिन भाई आदम का कोका को दिल्ली से बाज बहादुर को मारने के लिए मांडू किले भेजा। तो बाज बहादुर ये सुनकर यहाँ से भाग जाता है। फिर सारंगपुर में दोनों की फाइट होती है। उस फाइट के अंदर आदम का कोका बाज बहादुर को मारकर मांडू किले में आता है और यहाँ पे रूपमती की चर्चा सुनता है। तो रूपमती वो सुंदर है, सिंगर है, डांसर है, तो उसे जबरदस्ती अपनी बेगम यानी कि अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो रूपमती ये सुनकर हीरे की अंगूठी खाकर यानी कि डायमंड की रिंग खाकर मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। तो रूपमती शी इज नॉट मैरिड, शादी उसने किया नहीं था। तो राजा के साथ कुछ पूरा बता दूंगा आपको मैं। और बाज बहादुर ऑलरेडी 3 शादी कर चुका था। दोनों का संबंध, दोनों का रिलेशन इतिहास के अंदर आप पढ़ें तो संगीत से बताया है। वैसे तो मांडू के ऊपर लगभग 19 इतिहासकार ने अपना ज्ञान लिखा है। हर इतिहासकार का मत अलग है, कुछ की उदंतियां, कुछ मूवी हिस्ट्री, कुछ उपन्यास, पर मैंने जो बताया ये इतिहास से कनेक्ट है। आज से 60 साल पहले 1959 में एक पिक्चर आया था रानी रूपमती, आपको बताया मैंने। उसका जो गाना है रानी रूपमती का, आ लौट के आजा मेरे मीत, उस पिक्चर में रूपमती बाज बहादुर को पति पत्नी बताया। तो काफी लोग मूवी देख के सोचते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पर एक्चुअल में जैसे नर्मदा कुंवारी है वैसे रूपमती कुंवारी थी। कुछ समय तक बाज बहादुर यहाँ का राजा रहा, ये बताया आपको मैंने। तो पब्लिक जब बाज बहादुर को कमांडर से राजा कहने लगी तो उसे रानी की उपाधि मिल गई, तो रानी रूपमती हो गई। वरना रानी कब होती? आफ्टर मैरिड, और शादी तो किया नहीं था उसने। तो पब्लिक उसे रानी रूपमती का नाम दे दिया। मैंने उसे रूपमती बोला, तो वो जानता हूँ रानी कब बोलते हैं? आफ्टर मैरिड। तो शादी उसने किया नहीं था। कई लोगों का इतिहासकार जो होते थे अपने राजा का इतिहास बड़ा चला के लिखते थे। जिस इतिहासकार के पक्ष में राजा होता था उसका इतिहास बड़ा चला के, पर एक्चुअल में सही मायने में जैसे नर्मदा को कुंवारी समझते हैं हम लोग, वैसे रूपमती कुंवारी थी। उसका एक छोटा सा उदाहरण, रूपमती की भक्ति भाव को देखकर यहाँ पर नीचे एक पानी का टैंक दिखाऊंगा आपको मैं भी जाने में। उसे बोलते हैं रेवा पुल, लाइक रेवा कुंड। नर्मदा जी का सेकंड नाम रेवा होता है। गुजराती में बोलते हैं नर्मदा जी नो बीजो नाम रेवा है, तो उसको रेवा कुंड।
हाँ बोलो आपने जो वाव देखा इसका नाम है सब चंपा बावड़ी। चंपा का फूल देखा आप लोगों ने? खबर से चंपा फूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नोलिया। तो चंपा के फूल में 5 पंखड़ी आती है। वैसे इसके 5 रास्ते होते हैं। इसके 2 रास्ते आमने सामने निकलते हैं और 3 रास्ते काफी समय से बंद पड़े हैं। तो बावड़ी को बनाने का रीजन ये था कि बरसात का छत का पानी या फिर इस एरिया का पानी जितना भी होता था वो उसमें कलेक्ट करते थे और बाद में इसी पानी को यूज में लेते थे। तो ये तो हो गया इसका इतिहास। और किंवदंती के आधार पर यानी कि कहानियों के हिसाब से इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि मांडू में जब भी कभी दुश्मन देश का राजा, मांडू का राजा नहीं, आउट ऑफ मांडू का राजा सामने से आक्रमण करता था तो यहाँ की रानियां उस राजा को दिखाने के लिए उनके सामने वाव में कूद जाती थी। तो राजा पास में आके देखेगा उसे क्या लगेगा कि रानी वाव में कूदी मतलब डूबने के लिए, मरने के लिए। लेकिन रानी को तैरना आता था, स्विमिंग आती थी और स्विमिंग के माध्यम से अंदर जो घोड़े बने उसमें जाकर छुप जाती थी। तो रानियों को सेफ रखने के लिए बावड़ी को बनाया था। आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा, सुना होगा कि किला कोई भी हो उसमें कंपलसरी स्विमिंग होती थी, टनल। वो बनाते इसीलिए थे कभी आक्रमण हो तो वहां से रानियां बच्चा बांधती। जैसे आप टूरिस्ट में गाइड हो, जब पानी ऊपर तक भर जाएगा मैं आपके सामने कूदूंगा तो आप तो ये सोचेंगे गाइड साहब गए, लेकिन उसके रास्ते मुझे मालूम है। तो रानी ना तो मरती थी, सिर्फ रानी को चकमा देना था। जैसे आपने चित्तौड़ में रानी पद्मावती के बारे में सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी के डर के मारे 1500 रानियों ने एक साथ जोर किया, जलते हुए आग के कोई में कूद गई थी तो यह मरना नहीं था, यह चकमा देना था। तो रानियों को सेफ रखने के लिए बावड़ी को बनाया था। इसके नीचे 2 मंजिल अंडरग्राउंड है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रनवास और उर्दू अरबी में बोलते हैं हरम, लेडीज के रहने का जनान खाना। तो 2 मंजिल, 1 मंजिल तो काफी समय से बंद पड़ा है, दूसरा चालू ऊपर चामाचिरिया भूत से। तो वहां पर रानियां रहती थी। अधिकतर रानियों का जो मुकाम होता था वो सेफ जगह होता था। मैंने आपको जो बताया कि गयासुद्दीन खिलजी की 1500 रानी थी, उन सबसे शादी थोड़ी किया था उसने। युद्ध के दौरान 2 राजा आपस में लड़ते हैं, उसमें एक राजा को हारना है तो हारे हुए राजा की जो बेगमें होती थी या तो भाग जाए, मर जाए या फिर जिंदा रहना हो तो इस पक्ष में आ जाए तो उसको रानी की उपाधि मिलती थी और खाने पीने को मिलता था। तो 1500 रानी गयासुद्दीन खिलजी युद्ध में जीत के लाया था और उनके बॉडीगार्ड 600 किन्नर थे। जेंट्स इस एरिया में कोई अलाउड नहीं था, ये उसका रॉयल फैमिली का कनेक्शन था। तो ये आपने इतिहास सुना इसका। और चंपा के फूल के बारे में इतना बढ़िया दोहा है, इतनी बड़ी जानकारी है, शायद आपने सुनी हो, ना सुनी तो मुझसे सुनिए। चंपा के फूल के पास भौरा नहीं जाता है, खबर से भौरा नहीं जाएगा। वो हर फूल का रस लेता है लेकिन चंपा के फूल को अवॉइड करता है, उसके पास में नहीं जाता है। वो क्यों नहीं जाता बताइए आप में से कोई? सब सीनियर लोग भी, आपको मालूम होना था। शायद पेला नहीं इतिहास ना ना हमें इतिहास पेला आप बता चलिए मैं प्रश्न बोलता हूँ, आपको बताना है। आप बता दो। मैं पहले प्रश्न बोलता हूँ, तुम्हें समझ आए तो ठीक है। इतिहास में कनेक्शन इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि इतिहास में तो नहीं, पुराणों में ऐसा बोलते हैं कि चंपा तुझमें 3 गुण, चंपा तुझमें 3 गुण, रंग रूप और वास। चंपा तुझमें 3 गुण, रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें कौन सा? अवगुण तुझमें कौन सा? जो भंवर ना है पास। इतना तो सब लोग जानते हैं, ये इसका प्रश्न है। अब इसके उत्तर की 2 लाइन ऐसी है, ऐसा बोलते हैं कि चंपा लागे राधिका वर, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 गोपियां थी, उनमें चंपा एक पत्नी के समान लगती है। वो जो भौरा होता है वो भगवान का दास लगता है और भगवान को अपने पिता के समान मानता है। तो बोलते हैं कि चंपा लागे राधिका वर, भौर लागे हरि का दास, और माँ अपनी समझकर भंवर ना है पास। बाकी और फूल को लव करता है, प्यार करता है, इसको माता समान मान के छोड़ देता है। तो चंपा तेरे 3 गुण, रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें कौन सा? जो भंवर ना है पास। चंपा लागे राधिका वर, भौर लागे हरि का दास, और माँ अपनी समझकर भंवर ना है पास। पंडित जी बताएगा नहीं, आपको बता दिया मैंने, है ना? और जो कथा वास्ता पंडित जी से पूछा बता नहीं पाएगा आपको, फिर आप इसको सुना के बताओ।